नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड के तहत पाठ क्रमांक 1 बड़े भाई साहब पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक अमर कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 53, पेज नंबर 53। आइए हम सबसे पहले पाठ प्रवेश पर चर्चा करें। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। अर्थात कोई भी काम अपनी क्षमता के अनुसार करो, अपनी योग्यता, अपनी अवस्था, अपनी उम्र के हिसाब से उस कार्य को कीजिए। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो हमें कोई यों न टोकता, यों मना न करता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और अन्य लड़के बेधड़क, बेखौफ, धड़ल्ले से बेझिझक करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। अपेक्षाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। बड़ा होने के कारण वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते रहते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें, एक रोल मॉडल रहें, एक उदाहरण, एक आदर्श प्रस्तुत हो जाए। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में, इसके चक्कर में वे उन बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम पृष्ठ क्रमांक 55 पर बड़े भाई साहब पाठ शुरू करें। मुंशी प्रेमचंद, अमर कहानीकार प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, कलम के जादूगर, कलम के सिपाही प्रेमचंद जी की खूबी थी कि वे उर्दू शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तानी हिंदी रचते हैं। उनकी खूबी है कि वे उपन्यास सम्राट के साथ साथ मुहावरेदार भाषा के लेखक हैं। बच्चों, पूरी पाठ्यपुस्तक में जितने मुहावरे हैं उसके लगभग आधे मुहावरे इस इकलौते पाठ में होंगे। मुहावरों का अधिकतर प्रयोग करने के कारण प्रेमचंद जी मुहावरेदार भाषा के लेखक कहलाते हैं। अर्थात हमें इस पाठ में अत्यधिक मुहावरे देखने होंगे, जिससे भाषा का एक अद्भुत, अनोखा सौंदर्य, अद्वितीय सुंदरता हमारे सामने आएगी कि अरे वाह, जो बात 25-30 वाक्यों में कही जा सकती है उससे ज्यादा प्रभावित तरीके से एक वाक्य में, एक मुहावरे में उसको समेटा जाए। तो इस तरह से शिक्षा पद्धति पे, बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर, इंडियन एजुकेशन पैटर्न के साथ इंडियन टीचिंग मेथड्स, उसमें जो कुछ कमियां हैं, दोष हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, उस पर चोट करता हुआ ये पाठ है। हालांकि लिखा गया 1936 से पूर्व है, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हुआ, लेकिन ये पाठ आज भी प्रासंगिक है। बच्चों, पढ़ते हुए लगेगा कि हाँ, कहीं आसपास की ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों पर ही लेखक कमेंट कर रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हुए बात करेंगे
लेखक खुद भी बीच बीच में कुछ प्रतिनिधि इनके पात्र होते हैं जिनके द्वारा ये बात करते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक स्वयं भी एज ए फर्स्ट पर्सन, एज ए नरेटर इस पाठ में आकर प्रस्तुत होंगे, अपनी बात कहेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 55 बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे कक्षा, स्टैंडर्ड। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम शिक्षा, एजुकेशन, तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। उनका मानना था कि इस भवन की बुनियाद, भवन घर इमारत की बुनियाद, नींव, फाउंडेशन, कौन सा भवन? शिक्षा का भवन, शिक्षा रूपी भवन। तो शिक्षा रूपी इमारत की बुनियाद, फाउंडेशन खूब मजबूत होनी चाहिए। वे इस बुनियाद को खूब मजबूत करना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। आलीशान, बहुत बड़ा, ग्रैंड, भव्य, भविष्य का, सुनहरे भविष्य का, कामयाबी का एक आलीशान महल बनाया जा सके। 1 साल का काम वे 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो, उनका मानना था कि अगर नींव ही, बुनियाद, फाउंडेशन ही पुख्ता, मजबूत न हो, दृढ़ न हो, तो मकान भला कैसे पायेदार बनेगा? फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनाई जाएगी? कई मंजिला इमारत कैसे बनेगी? अलग अलग तरह की जो नक्काशी वाले, डिजाइन वाले जो भी घर बनाने हैं, नींव मजबूत बना दीजिए, फिर आप उस पे अपने सपनों का चाहे जैसा महल बनाइए। अर्थात बड़े भाई साहब का इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि ये भाई साहब 1 साल में कोई भी कक्षा पास नहीं करते थे, कर ही नहीं पाते थे। उनकी अपनी एक बौद्धिक क्षमता थी, वो खुद कुछ स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए, मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी, लेखक कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो थे उनके पास लेखक की तंबीह करने का, यहाँ पे ये सब पर्शियन उर्दू वाले शब्द हैं। इसमें तंबीह से तात्पर्य हुआ डांट, फटकारना, डांटना, ठीक है। और निगरानी, उन पर थोड़ा सा उनकी देखभाल रखना, उन पर ध्यान रखना, अपने दिशा निर्देश में रखना, है ना, नजर, सावधानी, देखभाल का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता, मेरी खैरियत, मेरी शालीनता, मेरी विनम्रता इसी बात में थी, मेरी भलाई इसी बात में थी कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं। अगर मैं अपनी खैर चाहता तो मेरी भलाई इसी बात में थी, मैं वो जो कुछ भी कहें, आदेश दें, उसको मैं पत्थर की लकीर समझूं, कानून की तरह उसका पालन करूं। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, पढ़ाकू किस्म के प्राणी थे, किताबी कीड़े थे। हर दम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर, मार्जिन पर चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को, शेरो शायरी, एक ही शेर को, किसी दोहे को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना रचते कि जिससे न कोई अर्थ प्रकट होता, न कोई उसमें शब्दों का तालमेल, न सामंजस्य, कोई तुकबंदी भी नहीं होती। मसलन उदाहरण के तौर पर एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, एक लेख देखा, कुछ लिखा हुआ था।
उस पे उन्होंने लिखा हुआ था स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, लेखक कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की दिमाग खपाने की इस पहेली कि मैं इस पहेली का कोई गूढ़ अर्थ, कोई सही अर्थ निकालूं, खोजूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का मुझे साहस भी ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, 9वीं कक्षा में, मैं भला ठहरा 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता से अधिक कहना, बम्बईया हिंदी में कहते अपनी औकात से अधिक कहना, अपनी हैसियत, अपने रुतबे से ज्यादा कहना, अपनी योग्यता से अधिक बड़ी बात कहना था। तो लेखक ने यही खैरियत समझा कि मैं उन्हें न छेड़ूं, क्योंकि ये अयोग्य था, अशोभनीय था। अब अगले सफ़े पर पृष्ठ क्रमांक 56 लेखक कहते हैं कि मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने में न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ से मतलब यहाँ पर अर्थ हुआ मुश्किल था, दुश्वार था, असहनीय था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से छात्रावास, हिंदी शब्द छात्रावास, हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, छोटे पत्थर, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर, रुद्र रूप क्रोधित रूप, अत्यंत क्रोधित रूप देखकर प्राण सूख जाते। ऐसे लगा कि मारे गए गुलफाम, कि अब तो मरना तय है। अत्यंत भयभीत हो जाता लेखक। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन, चुप्पी, खामोशी। न जाने मेरे मुंह से यह बात भला क्यों न निकलती कि मैं कुछ नहीं भाई साहब, जरा बाहर खेल रहा था, बस इतना सा कहना चाहिए था। लेकिन ये कहने का लेखक मन में बहुत प्रयत्न करता, बहुत अभ्यास करता, सिर्फ ये शब्द उसकी जुबान से प्रकट न हो पाते। इतना साहस नहीं था। कहीं भय भी था कि भाई साहब इसे बदजुबानी न समझे, बदतमीजी न समझ बैठे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि वे स्नेह और रोष, क्रोध, थोड़ी सी नाराजगी से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें, अर्थात बहुत डांटें, फटकारें। इस और उनके जो टिपिकल डांट फटकार होती थी, हर बार उनका एक ही अंदाज होता, वे इसी तरह से डांटते और लेखक को वे कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, अरे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ से तात्पर्य हुआ एक अक्षर भी, एक वर्ण भी न सीख पाओगे, एक अक्षर भी नहीं सीख पाओगे। हर्फ। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा पढ़ लें। अरे नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान न हो जाते। अगर ऐसा इतना ही आसान होता तो यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। आंखें फोड़ना बहुत प्रयास करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, बहुत समझने का प्रयास करना पड़ता है, तपस्वी सा जीवन जीना पड़ता है, बहुत वेदना सहनी पड़ती है, तब कहीं यह विद्या आती है बच्चों। और आती भला क्या है, हाँ कहने को आई जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, नासमझ हो, कम अक्ल हो। तुम कितने बड़े घोंगा हो कि मुझे देखकर भी ये सबक नहीं लेते। तुम्हें तो मुझे देखकर ही सीख लेनी चाहिए। मैं ही तुम्हारे सामने जीवंत उदाहरण हूं, आदर्श हूं।
मैं कितनी मेहनत करता हूं। हिंदी में हम मेहनत करते हैं, उर्दू उच्चारण में इसे मेहनत कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे माफी कीजिए, माफी दीजिए, उर्दू वाले में कहेंगे मुआफी दीजिए। इसी तरह से ये उच्चारण है। यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, दोष है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अरे इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, इन मनमोहक खेलों के पास भी नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। अरे तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, बर्बाद करनी है, तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। इंडियन नेशनल गेम, देसी ग्रामीण इलाकों में खेला जाने वाला खेल गुल्ली डंडा। प्रेमचंद जी ने गुल्ली डंडा नाम से कहानी भी लिखी है। दादा की, पिताजी की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ये भाई साहब के डांटने के टिपिकल डायलॉग। मैं यह लताड़ सुनकर, लताड़ डांट फटकार, ये खूब जो प्यार से इज्जत से बेइज्जत किया गया है, ये सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, ये तो मानव मन है। गलती करेंगे हम, लेकिन गलती के बाद जो डांट फटकार होती है वो सुनना मन पसंद नहीं करता। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। स्वयं पास नहीं हो पाते हैं, स्वयं इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को पढ़ने की नसीहत बहुत अच्छे से दे रहे हैं। निपुण हैं, कुशल हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, दक्ष थे। ऐसी ऐसी लगती हुई बातें कहते हैं, लगती बातें, छुपती हुई बातें, हर्ट करने वाली बातें, दिल को चुभने वाली बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते। सुक्ति कोटेशन, स्टेटमेंट, कुछ ऐसे ऐसे महापुरुषों के कथन, और वो भी बाण की तरह चलाते, चुभती हुई बातें कि जिगर के, मन के, हिम्मत के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में नहीं पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते का मतलब क्षमता, योग्यता, मेरी सामर्थ्य के बाहर है, उसमें भला हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था जितनी भाई साहब ने बताई थी, या जितनी भाई साहब कर रहे थे और मुझसे अपेक्षा करते थे कि मैं भी दोहराऊं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट। इस डांट का हैंगओवर तुरंत लेखक एक टाइम टेबल बना डालता। हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश के प्रभाव में टाइम टेबल, यहाँ पे टाइम टेबल उर्दू के प्रभाव में टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, तो टाइम टेबल में खेलकूद की मद, उसका जो स्थान होना चाहिए, वो ख्याल, वो मद बिल्कुल उड़ जाती। वो वस्तु, खेल कूदने की जो भी चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हटा दी जाती, बिल्कुल उड़ जाती, नष्ट हो जाती। मतलब मैं उसको इन्वॉल्व ही नहीं करता, खेलने कूदने का टाइम टेबल में रखता ही नहीं। टाइम टेबल कुछ यूँ होता मेरा बनाया गया, जो कभी फॉलो होने वाला नहीं है। प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं उठूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, पढ़ने बैठूंगा। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ूंगा, 8 से 9 तक हिसाब, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करूंगा, प्रैक्टिस। 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ूंगा, फिर भोजन करूंगा और फिर विद्यालय चला जाऊंगा। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करूंगा।
4 से 5 तक भूगोल पढ़ूंगा, ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, व्याकरण, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलूंगा, थोड़ा सा वॉक ले लूंगा, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक मैं अनुवाद ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करूंगा, 9 से 10 तक हिंदी पढ़ूंगा, 10 से 11 तक विविध विषय रैंडमली मिसलिनियस कोई भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, अलग अलग हर दिन अलग अलग विषय पढ़ूंगा, फिर विश्राम नींद की आगोश में चला जाऊंगा। अब आई असली मुद्दे की बात। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना, उसका पालन न करना, उस टाइम टेबल को तोड़ना, मतलब नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि तोड़े जाएं। तो मानव मन की चंचलता है, ये तो बाल मन है, ये तो बेचारा लेखक तो बच्चा है। अवहेलना उसकी शुरू हो जाती है, उसको इग्नोरेंस, पालन नहीं हो पा रहा है टाइम टेबल का। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता कि कल ही मैंने टाइम टेबल बनाया है, उसमें खेलने के लिए कोई स्कोप नहीं रखा था, अब मुझे इस समय कुछ पढ़ना चाहिए था। ये सब बातें भूलकर लेखक उसे टालते हुए, याद न आए ऐसा कोशिश करते हुए खेलने में मग्न। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत यानी सीख और फजीयत, बेइज्जती करने का, इंसल्ट करने का, अपमान तिरस्कार करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता था, उनके आसपास रहने से ही भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, ऐसे लगता हर वक्त मैं डेंजर जोन में हूं, खतरों में हूं। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति, संकट के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां सुनकर भी, डांट फटकार सुन के भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। भाई साहब मेरा तिरस्कार करे चलेगा, मैं खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। एट एनी कॉस्ट, खेलना है मतलब खेलना ही है, चाहे कुछ भी इंसल्ट सहनी पड़े। बच्चों अब इस पाठ में दूसरे भाग का प्रारंभ होता है। कहानी में दूसरा हिस्सा। सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, फाइनल एग्जाम। भाई साहब फेल हो गए, इतनी नसीहतें दी उन्होंने, ये सब हुआ, इतनी पढ़ाई की और नतीजा वही सिफर, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। मैं पास हो गया, और दर्जे में सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि कक्षा में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया, जो 3 साल था वो 2 साल रह गया है। जी में आया, मन में तो आया कि भाई साहब को खूब आड़े हाथ लूं, खूब अब उनको लेफ्ट राइट सेंटर होलसेल में सुनाऊं, ताने मारूं उनको, अरे आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, बहुत ही उन पर तरस आ रहा था, सहानुभूति थी, हमदर्दी थी, और उनके घाव पर नमक छिड़कना, उनके दुख को और बढ़ाना, ये विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। कोई पराया होता तो थोड़ा ये राक्षसी आनंद उठाया जा सकता था, लेकिन अपना ही बड़ा भाई है, कैसे उस मरे हुए को और मारें। हाँ, अब मुझे उनके अपने ऊपर कुछ अभिमान अवश्य हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, थोड़ा सा घमंड भी हुआ, गौरव भी हुआ, गर्व भी हुआ। भाई साहब का वह रौब, वह प्रभाव मुझ पर अब न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, शरीक होना, मौजूद होना, पार्टिसिपेट करना, है ना, भाग लेने लगा। दिल मजबूत था, अब हिम्मत थी कि कुछ बोलेंगे तो मैं ही सुना दूंगा उल्टे उनको। अगर उन्होंने इस बार ही मेरी फजीयत की, अगर उन्होंने इस बार मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, तो मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा। ये सब लेखक मन में सोच रहा है, तो कभी कहने की वो जरूरत नहीं कर पाएगा, हिम्मत ही नहीं कर पाएगा।
लेकिन सोच रहा है कि इस बार टोका उन्होंने, अपमान किया तो कह दूंगा, अरे आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, आपने कौन सी सफलता की बुलंदियों को छू लिया है, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से तो यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से, मेरे एटीट्यूड से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर होता था, प्रकट हो जाता था कि भाई साहब का वो आतंक, वो खौफ, वो टेरर अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, पहचान लिया। उनकी सहज बुद्धि, कॉमन सेंस बहुत तीव्र थी, बहुत शार्प थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, अर्ली मॉर्निंग, सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मतलब आज वो भरे पड़े थे, इतने दिन से मुझे अवॉइड कर रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे, सह रहे थे। आज उन्होंने सारी कसर कमी पूरी करने की ठान ली। एक साथ वो डांटने पे उतारू हो गए और मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने कहना शुरू किया, देखता हूं, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, इस साल पास हो गए हैं और दर्जे में अव्वल आ गए हैं तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घमंड हो गया है तुम्हें। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। अरे तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब बड़े भाई साहब को कौन बताए कि ये इतिहास में नहीं, पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में है। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यों ही पढ़ गए? अरे महज सिर्फ इम्तिहान, परीक्षा पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। अगले सफ़े पर असल चीज है बुद्धि का विकास। दरअसल शिक्षा पद्धति का, शिक्षा प्रणाली का यही एक मोटो होना चाहिए, बुद्धि का विकास। जो कुछ कहो उसका अभिप्राय समझो, उद्देश्य, उसका तात्पर्य समझो, उसका इंटेंशन समझो कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। रावण भूमंडल का स्वामी था, संपूर्ण धरती का स्वामी। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा था ये अंग्रेजों के जमाने की कहानी रची गई है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप राजा उसे कर देते थे, टैक्स, लगान, राजस्व। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो चाहे कुकर्म करें, कुकर्म बुरे कर्म, पर अभिमान न करें, इतराए नहीं, घमंड न करें, अकड़े नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। वर्तमान जीवन भी खराब हुआ और मरने के बाद जो स्वर्ग नरक की कल्पना है उसमें नरक कंफर्म है। दीन दुनिया दोनों से गया। मौत के बाद के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। शैतान का भी हाल तुमने पढ़ा ही होगा। उसे भी यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है या नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अरे तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है, एक ही कक्षा पास हुए हो और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें अकड़ आ गई है, घमंड हो गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। अरे यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, तुक्के से पास हुए हो। अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान वही हो तुम। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती बच्चू, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ता है। अनजाने में ऐसी चोट लगती है कि गुल्ली सीधा खेतों के पार, मैदान के पार
जैसे आप बैटिंग करते हैं तो कई बार अननोइंगली एक ऐसी बैटिंग होती है कि सीधा 6, हमारा एफर्ट इनिशिएटिव हमें पता ही नहीं रहता है, लेकिन वो टाइमिंग होती है, अनजाने में लग जाता है कभी कभी।